नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा आरोप है, आरा में हार नहीं हुई, हमें हराया गया। 65% बूथ पर न पोलिंग एजेंट था, न पर्चा वहां पर पहुंचा था। आपराधिक पृष्ठभूमि के एक नेता पर आरोप, चुनाव में साजिश के तहत हरवाने का आरोप लगाया है आरके सिंह ने। बाहुबली नेता के इशारे पर सब कुछ हुआ है। बाहुबली नेता के इशारे पर कार्यकर्ता सुस्त हुए, जानबूझकर हमें हराने के लिए ऐसा किया गया। पवन सिंह को खड़ा कराया गया। महिला नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगा। महिला नेता को बाहुबली ने पार्टी में शामिल कराया। मेरे खिलाफ प्रचार किया गया, टिकट कटने का प्रचार किया। महिला नेता का आरके सिंह ने खुलासा नहीं किया है। महिला नेता को लेकर के आरके सिंह ने एक चिट्ठी लिखी, केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी है आरके सिंह ने। और देखिए, आरके सिंह लगातार ये गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं कि उनको साजिश करके उनको हराया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह के हार के बाद उनके अंदर की जो भड़ास थी वो आरके सिंह ने निकाली है। बात करते हैं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से। सर, आपने जो कुछ बातें कही हैं, आरा में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई आपकी, आपने कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्या है पूरा डिटेल्स अगर बताएं तो। हार नहीं हुई, हराया गया। आप ये देखिए कि 60% बूथ, 65% बूथ पर न तो पोलिंग एजेंट था, न वहां पर्चा पहुंचा था, न वोटर लिस्ट पहुंचा था। ये इसलिए, इसके पीछे वहां का एक नेता है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और वो अपने आप को सोचता है कि हम साहब से मुख्यमंत्री हो जाए। भ्रष्ट एवं आपराधिक लगता है, आपराधिक पृष्ठभूमि की। उसके इशारे पर वहां जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक, पूर्व विधायक थे, सब सुस्त हो गए जानबूझ करके कि किसी तरह से इनको हरा दिया जाए। एक ये काम हुआ। दूसरा काम हुआ कि पवन सिंह को खड़ा कराने के लिए पीठ रोकने वाली बात, ये दोनों बात को हमने वहां लोगों को बताया, सबको मालूम है। आप ये अभी आया था आपके सामने, एक मुखिया जी आए थे वहां से, बता रहे थे यही बात कि कैसे बूथ पर कोई एजेंट नहीं था और किसने पैसा बांटा ये भी मालूम। जो पैसा बांटा या बांटी उसको ज्वाइन कराया इसी नेता पार्टी में। आइए प्रयास किया कि पहले टिकट नहीं मिले, आज साल भर तक प्रयास ये प्रचार किया कि नहीं साहब से ये या वो महिला की नहीं साहब से इनका तो टिकट कट गया। यहां तक कि हमको विश्वास होने लगा कि हाँ साहब तो कट ही गया। अंत में पार्टी नहीं मालूम कैसे हमको टिकट दे दी। साल पार्टी टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा टिकट देने के बाद भी। इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिल करके पवन सिंह को खड़ा कराया। ये कौन सी महिला थी जो पैसा बांट रही थी आपके खिलाफ में? अरे साहब, ये कौन नेता था, ये कौन पैसा बांट रहे थे, ये हमने नेतृत्व को लिख करके भेजा है, लिख करके, मौखिक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरके सिंह के बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि जेडीयू इसे बीजेपी का आंतरिक मामला बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। ये तो बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं आरके सिंह जी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किन कारणों से उनकी हार हुई, किसको खड़ा किया, किसके इशारे पर खड़ा किया गया उनको हराने के लिए, और उस जगह पर बीजेपी की हार हुई। अब बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल घमासान शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी का नेचर और सिग्नेचर और डीएनए गद्दारों का रहा है, गद्दारों को साथ देने वालों का रहा है, गद्दारों के साथ मिलकर चाटुकर्ता रहने का रहा है। और ठीक उसी पे आरके सिंह ने जो बात कही है वो साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिससे लाभ होता है उसको सिर आंखों पे रखती है और जिससे नुकसान होता है उसको पीठ पे छुरा घोंपने का काम करती है। यह भाजपा का आंतरिक मामला है और इसको लेकर अगर हमारे विपक्ष के साथी बहुत खुश हो रहे हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए। उनका कुनबा धीरे धीरे करके बिखरता जा रहा है, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के घटक दलों के नेता
अब जमकर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के सिलसिले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कटिहार पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संजय झा ने कहा कि 24 फरवरी से बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। वो मीटिंग है भागलपुर में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और वहाँ से किसान सम्मान योजना पूरे देश को बढ़ना है और पूरे पार्टी के लोग, एनडीए के लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। उसी की तैयारी बैठक में आए थे और मुझे लगता है कि जो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र में और बिहार में, उसका डायरेक्ट एक एडवांटेज बिहार के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। 24 फरवरी को पीएम मोदी के दौरे को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बताया कि 24 फरवरी को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे और इस दिन देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए, दिल्ली बताते चले आपको, ये खबर दिल्ली से सामने आई जहां पर 19वीं किस्त किसानों के लिए जारी किए जाने की बात कही है और 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी पहुंचेंगे और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। इस किस्त से, इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना और उससे लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर के बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो जब 2015 में नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के लिए बिहार आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि जेडीयू का संगठन मजबूत नहीं है, जिसे नीतीश कुमार ने नहीं माना था और जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी तो ये बात साबित हो गई थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उस बैठक में महज 3,000 लोग शामिल हो पाए थे, जबकि 4 महीने पहले ही बने जनसुराज की कोई भी बैठक में उससे कहीं ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। नीतीश जी को हमने उस समय कहा कि जदयू के बारे में लोग कहते हैं कि इसका संगठन मजबूत नहीं है, तो नीतीश जी ने हमको कहा प्रशांत जी ये भ्रम है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, नीचे तक जदयू में बहुत कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और तो हमने कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाए, तो बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, करीब 3,000 लोग आए थे। जनसुराज में हम लोग अभियान समिति का बैठक बुलाते हैं तो भी 2,000 आएगा, जिला के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई उसमें 3,000-4,000 लोग आए थे, युवाओं की बैठक बुलाई गई वो खाली युवाओं के संगठन से 4,000 लोग आए थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें अपराध की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो 2005 के पहले की घटनाओं पर भी वो जरूर बात करते। अपराध किसको करते? पहले ये ना बताएंगे कि अपराध किसको करते? जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते ना, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। बिहार में सत्ता के लिए बेचैन विपक्ष इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, लिहाजा चुनाव में जीत की बेहतर रणनीति बनाने के साथ साथ
टिकट पर भी सोच समझकर फैसले की बात होने लगी है। तेजस्वी यादव ने इस बार 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि इस बार के चुनाव में सिफारिश पर टिकट नहीं देंगे। इस बार उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, जनता जिस पर भरोसा करती है और वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं और चुनाव में जीतने का दम भी रखते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस बार इन सभी मानकों पर सर्वे कराकर टिकट दिया जाएगा, जिसमें हर समाज के लोगों को साधने की भी कोशिश रहेगी। टिकट देने का काम करेंगे, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, जो पार्टी और लालू जी के विचारधारा को मजबूत करेगा। वैसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। कोई नेता अगर कह देगा कि फल्ला को देना, फल्ला को देना, तो तेजस्वी पे जिम्मेवारी है सरकार बनाने की। किसी नेता के कहने पे हम टिकट देने वाले नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन हो गया है। प्रगति यात्रा के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने पटना को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। धनियावा में खरभैया पंचायत में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें 8.50 करोड़ की लागत से बने अस्पताल भवन का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन, तोप हाई स्कूल में बना खेल मैदान और जल जीवन हरियाली के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण भी शामिल रहा। नीतीश कुमार ने गांव में चल रही विकास योजनाओं का भी जायजा लिया। पटना के दनियावा से पहले नीतीश कुमार ने बाढ़ में प्रगति यात्रा की, जहां पर उन्होंने करोड़ों की योजना की सौगात दी। सीएम ने यहां पर उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और बेढ़ना में विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम उमानाथ घाटों पर गंगा रिवर फ्रंट के होने वाले कार्यों की समीक्षा भी की और इस दौरान सीएम जीविका दीदियों से भी संवाद किया। तो करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। उमानाथ मंदिर में सीएम पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे। प्रगति यात्रा का अंतिम दिन और अंतिम दिन पर बाढ़ में सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया। खबर दानापुर से, जहां पर आज सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान बाईपास सड़क का उद्घाटन किया और ये बाईपास NH 30 से उसरी, दानापुर, उरी और शिवाला पथ तक का है। और इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस सड़क की लागत करीब 137.62 करोड़ है। इस मौके पर सीएम ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। योजनाएं उन्होंने दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना पहले से हमारा लिखा हुआ था और चूंकि सरकार है, हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है मांगना, उनका काम है देना। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ बड़ी सौगात दिया है, उन्होंने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पटना में 2 बड़े नाले का भी निर्माण किया जाएगा। केसनी नगर, राजीव नगर और नाला और आनंदपुरी नाले के साथ सड़क भी यहां पर बनाई जाएगी। मंदिरी नाले के साथ सड़क बनाकर उसे जेपी पथ से जोड़ा जाएगा। पटना में वेडिंग जोन का भी निर्माण कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा कहीं न कहीं हर जिले के विधायकों को एक आशान्वित करती है कि मुख्यमंत्री जी आज उनके ज़िले में जब आएंगे तो कुछ न कुछ बड़ी सौगात देके जाएंगे, और दिख भी रहा है। तो विधायक के नाते जो हम लोगों ने सुझाव दिए थे विभाग के अंतर्गत, उसको आगे बढ़ा है। जो वो केसरी नगर, राजीव नगर नाला और आनंदपुरी नाला, दोनों नालों का योजना को आज मुख्यमंत्री देखेंगे। तो निश्चित रूप से आज देखने के बाद उनकी अगर सहमति मिल जाती है तो एक बड़ी सौगात पटना को 2 बड़े नालों का कम से कम आज मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद एक बड़ा योजना जो मंदिरी नाला का मेरे क्षेत्र में चल रहा है, तो मंदिरी नाला को मैंने आज सुझाव में रखा है कि मंदिरी नाला को कैसे जेपी गंगा पथ से डायरेक्ट जोड़ा जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी में एक नहीं बल्कि 4 गुट हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है। बजट में भी बिहार को ठगा गया। जनता देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात किया है और सबका हिसाब होगा। चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4,
और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई, तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ, तो सारा हिसाब जो है होगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर के लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बयानों से नाराज बीजेपी ने पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया। और देखिए, इस यज्ञ में महाकुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने हमला बोला और भगवान से उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए कामना की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए बीजेपी नेताओं द्वारा ये यहाँ पर हवन किया जा रहा है और बुद्धि की शुद्धि की जा रही है। दरअसल ये उन लोगों के लिए है जो कि महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान देकर चर्चाओं में रहे, उनके लिए है। जैसे ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था और इनकी बुद्धि की शुद्धि हो, इसके लिए देखिए बीजेपी के नेता जो हैं वो हवन यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, पर सासाराम से परीक्षा के नाम पर जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। महज परीक्षा में नकल के लिए मना करने पर एक छात्र ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर से भड़के लोगों ने सासाराम में आज जमकर बवाल काटा। पुलिस ने मुख्य आरोपी जो नाबालिग छात्र है उसी हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मैट्रिक की परीक्षा में नकल पर खूनी विवाद। एग्जाम में नकल से रोका तो छात्र का मर्डर। नकल नहीं करने देंगे तो क्या गोली मार दोगे? सड़क पर आगजनी, गुस्साए लोगों की भीड़। यह नजारा है सासाराम के ताराचंडी के पास का, जहां मैट्रिक के एक छात्र की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मैट्रिक की परीक्षा में नकल करने से रोकने पर साथी छात्रों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि नकल की लड़ाई मर्डर तक पहुंच गई। हम लोग जो टेम्पू से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर पीछे से फायरिंग करने लगा। 2-3 लड़का था, वो पहले 1-2 ऊपर फायरिंग किया, तब टेम्पू में पूरा मारने लगा। बताया जाता है कि डेहरी हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच परीक्षा केंद्र पर नकल को लेकर गुरुवार को विवाद के बाद छात्रों के 2 गुटों में तीखी बहस के बाद फायरिंग हुई थी। आपे से बाहर एक छात्र ने अपने 2 साथियों को गोली मार दी, जिसमें छात्र अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरे साथी संजीव कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था, उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। जो मेन एक्यूज रहे वो भी नाबालिग है, वो का गिरफ्तारी हुआ। जो छात्र की हत्या के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा, सड़क पर आगजनी कर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू करने की कोशिश की गई। मृत छात्र अमित कुमार डेहरी के शंभू बिगहा के रहने वाले मनोज यादव का बेटा था। फायरिंग करने वाले सभी छात्र हाई स्कूल डेहरी में पढ़ते हैं, जिनका एग्जामिनेशन सेंटर सासाराम के सेंट अन्ना हाई स्कूल में पड़ा है। इसी सेंटर पर नकल करने से रोके जाने पर साथियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें छात्र अमित की जान चली गई। पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है, पर इस बड़ी वारदात पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नाबालिग छात्र के पास पिस्टल कहां से आया? परीक्षा केंद्र पर बगैर सुरक्षा जांच के छात्रों की एंट्री हुई। एग्जाम सेंटर के पास गोलीबारी हुई, तब पुलिस कहां थी? परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।